डोंगबा दीजिन के साथ बाई फुंगजू भी ताइची पैलेस ही आ गई थी कुछ टाइम वहाँ बिताने के लिए। वहाँ उसे उसके अंकल बाई चैन में मिलते हैं जो उसी के वापस आने का वेट कर रहे थे, जिसका रीजन था 15 दिनों बाद छिंजू में होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट जो ऑफ कोर्स बाई फुंगजू से रिलेटेड था। सो ये एक वेपन हाइडिंग सेरेमनी है जिसमें एज अ न्यू प्रिंसेस बाई फुंगजू को अपने हाथों से एक वेपन क्रिएट करके उसे इस वेपन को फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्पेशल जगह पर हाइड करना होगा। बाई फुंगजू टेंशन में आ गई थी। वेपन तो उसने काफी टाइम पहले ही फॉर्म कर लिया था, पर उस स्पेशल वेपन के लिए एक स्पेशल बॉक्स भी चाहिए जो उसने अभी तक नहीं बनाया और 15 दिनों में उसे बनाना मुश्किल लग रहा था उसे। छेंगयू अब धीरे धीरे ल्योंग सॉन्ग से इम्प्रेस होने लगी थी। ल्योंग सॉन्ग का अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के बाई फुंगजू और डोंगबा दीजिन के लिए दिन रात मैजिक वैली के पाइथन फॉर्मेशन में अपनी कल्टीवेशन यूज करके उसे गार्ड करना, ये छेंगयू ने एक प्ले बॉय ल्योंग सॉन्ग से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इधर बाई फुंगजू अपने वेपन के बॉक्स को लेके टेंस थी, माना कि अगर वो डोंगबा दीजिन से हेल्प मांगे तो वो चुटकियों में ये काम कर देंगे, पर वो हर काम के लिए डोंगबा दीजिन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। सो वो उनसे हेल्प नहीं मांगती, पर डोंगबा दीजिन के भी कानों में गॉसिप किंग ल्योंग सॉन्ग के थ्रू ये न्यूज पहुंच चुकी थी। सो वो बाई फुंगजू का मान रखते हुए एक वेल स्केड्यूल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस चार्ट बना देते हैं, जिससे बाई फुंगजू का काम काफी आसान हो गया था। Meanwhile, Queen Chuno, Shangli and other royal members Demon Queen की evil energy को suppress करने में लगे हुए थे, जिससे Demon Queen भी seriously injured हो रही थी और अब उससे और सहन नहीं हो रहा था। वो एक फोर्स के साथ अपनी सील तोड़ देती है और वहाँ मौजूद पूरे बर्ड क्लान का सफाया कर देती है, पर फोर्सफुली सील तोड़ने की वजह से वो बहुत वीक हो चुकी थी। सो वो छुएन को ऑर्डर करती है कि वो डेली 100 डीमंस डिलीवर करे, जिसे कंज्यूम करके वो अपनी पावर रीगेन करेगी। छुएन डीमन क्वीन के रूड बिहेवियर से डर गया था कि शायद वो फ्यूचर में उसे हाई पोजीशन देने का प्रॉमिस पूरा ही ना करे, और अगर वो ऐसे ही हर दिन अपने ही जाति के डीमंस को कंज्यूम करती रहेगी तो फिर तो उसका डीमन क्लान कमजोर ही पड़ जाएगा। सो अब कोई ट्रिक तो यूज करनी पड़ेगी जिससे दूसरे क्लान के डीमंस या फिर इमॉर्टल्स डीमन क्वीन का एनर्जी सोर्स बने। डोंगबा दीजिन तो इधर मजे में थे, हर दिन हर समय बाई फुंगजू उनकी आंखों के सामने ही थी। बाई फुंगजू भी पूरा मन लगा के स्पेशल ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बॉक्स तैयार करने में लगी हुई थी और डोंगबा दीजिन भी एकदम वेलों की तरह बस उसके आसपास ही चक्कर लगाते रहते थे। इनसेपरेबल बर्ड क्लान के रेफ्यूजीज को ताइची पैलेस में सेफली सेटल कर दिया गया था और डोंगबा दीजिन भी थोड़ा रिलीफ फील कर रहे थे कि एटलीस्ट बाई फुंगजू इस बॉक्स को बनाने में बिजी है, जिसकी वजह से उसे डीमन क्वीन वाले मैटर के बारे में पता नहीं चलेगा जैसा वो चाहते हैं। और ये बॉक्स प्रिपरेशन और वेपन हाइडिंग सेरेमनी के बाद उन्होंने प्लान किया है कि वो उसे अपने बर्थ प्लेस बिहाई सांगलिंग लेके जाएंगे, जहां आज तक वो किसी अदर्स को नहीं ले गए। 15 दिन से पहले ही बाई फुंगजू ने बॉक्स क्राफ्ट कर लिया था और वो अपनी मेहनत से बने इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड थी। अब टाइम थोड़ा बचा था तो बाई फुंगजू अपने ड्रीम हाउस को डिजाइन करती है, जिसमें वो, उसके डोंगबा दीजिन और उनके छोटे छोटे फॉक्स कप्स रहेंगे। डोंगबा दीजिन के लिए सब कुछ तो ठीक था, पर गड़बड़ थी तो इसमें कि बाई फुंगजू ने 2 अलग अलग कमरे उनके लिए क्यों डिजाइन किए हैं। एज हस्बैंड एंड वाइफ उनका हक है एक कमरा शेयर करने का। बाई फुंगजू भी इस 2 कमरे के पीछे के कॉन्सेप्ट को बताती है कि अगर इन फ्यूचर हमारा किसी बात को लेके झगड़ा हो गया तो फिर कहाँ सोएंगे आप, इसलिए ये सब सोच के मैंने एक्स्ट्रा रूम रखा है। डोंगबा दीजिन रिस्पॉन्स करते हैं कि मुझे तो लगा था कि चाहे कितना भी गुस्सा हो तुम, मुझे अपने रूम से बाहर तो नहीं निकालोगे तुम। बाई फुंगजू बात को मोड़ देती है उनकी शादी के टॉपिक पर कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ग्रैंड मदर और फादर से कैसे बात करेगी, उनका अप्रूवल पाना सबसे ज्यादा टफ है। डोंगबा दीजिन कॉन्फिडेंट थे कि वो मना लेंगे उन्हें भी। इसी तरह 15 दिन बीतने के बाद वेपन हाइडिंग सेरेमनी का डे आ चुका था, जिसे विटनेस करने तीनों लोगों के इमॉर्टल्स और गॉड्स प्रेजेंट थे। सबकी नजर तो डोंगबा दीजिन पर रुक जाती है, जिनका ऐसे इवेंट को अटेंड करना अपने आप में अजूबा था सबके लिए। पर उन्हें क्या पता था कि वो यहाँ अपनी वाइफ ही बाई फुंगजू को चेयर अप करने आए हैं। इवन स्नैकिंग के लिए बेचारी बाई फुंगजू से ही जिद करके शुगर कैंडीज भी बनवाया था आज के शो का पूरा मजा उठाने के लिए। सो इस सेरेमनी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एज अ ट्रेडिशन बाई फुंगजू को अपने ग्रैंडफादर के द्वारा सेट किए गए डिफिकल्ट फॉर्मेशन को पास करना होगा अपने न्यूली क्रिएट किए हुए वेपन को यूज करके, और सक्सेसफुली इसे पास करने के बाद ही वो इस होली ग्रास से कवर 100 स्टेयर्स पर चल के छिंजू के पवित्र माउंटेन पर अपने वेपन को हाइड करके इस सेरेमनी को पूरा कर देगी।
और अगर बाई चांस वो फॉर्मेशन पास नहीं कर पाती तो उसे नेक्स्ट 100 साल का वेट करना होगा इस सेरेमनी के लिए, और साथ ही उसे न्यू वेपन भी फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑल एंड ऑल बेटर है कि बाई फंगजू इस सेरेमनी को कंप्लीट कर ले। सो सेरेमनी स्टार्ट होती है। बाई फंगजू भी डट के उन फॉर्मेशन का सामना करती है। सबकी आंखें टिकी हुई थी उस फाइटिंग ग्राउंड पे कि क्या रिजल्ट आएगा। बाई फंगजू अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हर फॉर्मेशन को डिफीट करती जा रही थी। एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन भी उसके सामने था उसे कंफ्यूज करने के लिए, पर आंखों ही आंखों में दोंगवा तीजिन इशारे करके उसे समझा देते हैं कि उसे अपनी आंखों पे नहीं अपनी सेंस पर फोकस करना होगा, और वो यही चीज फॉलो करती है और ऑब्वियसली वो जीत हासिल कर चुकी थी। लियांग सोंग आदत से मजबूत दोंगवा तीजिन की टांग खिंचाई करता है कि मैं एक मशहूर प्ले बॉय भी ऐसे पब्लिक में नैन मटक्का तो नहीं करता जैसे आप करते ही जा रहे थे आंखें नचा नचा के। बाई फंगजू फॉर्मेशन स्टेप पास करने के बाद अब प्रोसीड करती है अपने वेपन छुपाने के लिए, पर एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है छू इन की, जो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आया होगा। छू इन उन सबको पॉइंट आउट करता है कि वेपन हाइडिंग सेरेमनी में स्वॉर्ड फाइटिंग कंपटीशन भी होता है। बाई फंगजू के फादर इसके अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि एक्चुअली में कंपटीशन इसका पार्ट था जिसमें अगर प्रिंसेस हार जाए तो उन्हें कम्पीट करने वाले को एक प्रॉमिस देना पड़ता है। सो हुआ ये था कि ये पार्ट हटा दिया गया था जब उसकी आंट बाई जिन इस सेरेमनी का पार्ट बनने वाली थी, और क्योंकि वो एक यंग फीमेल थी सो उसकी सेंसिटिव मदर के कहने पर ये पार्ट हटा दिया गया था, और यही चीज बाई फंगजू के साथ भी फॉलो किया गया। इस पार्ट के रिमूवल को ऑफिशियली कहीं डिनोट नहीं किया गया था, सो अब छू इन इसी का फायदा उठा के बाई फंगजू के साथ कम्पीट करने की डिमांड करता है। सब अपने अलग अलग पॉइंट दे रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन बाई फंगजू कुछ ना सुनते हुए आगे आके इस रिचुअल को भी पूरा करने और छू इन से कम्पीट करने के लिए तैयार थी। छू इन बहुत ही इंटेंस और एग्रेसिव वे में स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था। बाई फंगजू जैसी जेंटल प्रिंसेस उसका वार का जवाब तो दे रही थी, पर ये क्लियर था कि छू इन ज्यादा पावरफुल है, और एट लास्ट छू इन बाई फंगजू को हरा ही देता है। छू इन बाई फंगजू को टॉन्ट मारता है, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स को, पर ये इतनी कुछ खास नहीं थी। बाई फंगजू भी पलट जवाब दे दिए, हाँ हम सेम जनरेशन के हैं, पर आपकी एज मुझसे 3 गुना बड़ी है, तो ये तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस और कल्टीवेशन भी आपके पास ज्यादा होगा। छू इन अब टॉपिक को चेंज करता है और अपने मेन मोटिव पर आता है कि अब रूल के अकॉर्डिंग आपको मुझे एक प्रॉमिस देना होगा, और मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि तब तक लियांग सोंग अपना मुंह खोल देता है कि स्वॉर्ड कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रिचुअल्स और रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसेस को कंपटीशन में हराने के बाद उनके हस्बैंड और वाइफ को भी इस कंपटीशन में हराना होगा, तभी जीत मानी जाएगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि बाई फंगजू की शादी कब तय हुई। छू इन भी इसे ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए कहता है कि अच्छा कोई नहीं, अगर ऐसा है तो उसे भी हरा देंगे। पर जब वो दोंगवा तीजिन को तलवार के साथ देखता है उसकी सांसें वहीं अटक जाती है, और बाई फंगजू के फैमिली मेंबर के शॉकिंग एक्सप्रेशन के तो क्या कहने, उनकी बाई फंगजू ने रिश्ता जोड़ लिया और उन्हें कोई भनक ही नहीं लगी। छू इन दोंगवा तीजिन के साथ कम्पीट करने को अवॉइड करने के लिए अपना पॉइंट रखता है कि ये कंपटीशन तो सेम जनरेशन के बीच का है, आप तो काफी बड़े हैं मुझसे एज में। दोंगवा तीजिन भी अपना लॉजिक चिपका देते हैं कि वो बाई फंगजू के होने वाले हस्बैंड के तौर पर उन्हीं की जनरेशन के ही हो गए। लग रहा है किस्मत ने 2 महान तलवारबाजों को आज कम्पीट करने के लिए मिलाया है, तो चलो शुरू करें। हिचकिचाते हुए छू इन ग्राउंड में आ जाता है जहां दोंगवा तीजिन अपने पहले अटैक से ही उसे हरा देते हैं। एम्बैरेसमेंट के साथ अपनी हार मानकर छू इन वहां से चलता बनता है। शू यांग को उसके डीमंस गार्ड छू इन से रिलेटेड उसकी सस्पिशियस एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जिसमें शू यांग सिंगल आउट नहीं कर पा रहा था कि वो पोजीशन के लिए ऐसा कुछ कर रहा है या डीमन क्वीन से मिला हुआ है। वो यांची को ऑर्डर देता है कि वो नजर रखे छू इन पर और उसे भी अपने साथ ब्लड टियर की गार्डिंग में लगाए रखे रहे। यांची पहले तो आनाकानी करता है कि वो ऐसे धोखेबाज लोगों को खत्म क्यों नहीं कर देते, पर जब शू यांग उसे उसके शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर पर लगाम लगाने को कहता है क्योंकि फ्यूचर में वो जिहांग को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही सौंपने वाला है। जैसे इन सब में जिहांग इन्वॉल्व होती है, यांची खुशी से शू यांग के हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है। शू यांग ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका सबसे भरोसेमंद साथी यांची जैसा हॉट टेम्पर्ड पर्सन बनेगा। छू इन अपनी दोंगवा तीजिन से मिली हार को डीमन क्वीन को रिपोर्ट करता है और मेंशन करता है कि वो बहुत पावरफुल है। इसे सुनकर डीमन क्वीन पर डे 100 डीमंस कंज्यूम करने की डोज को बढ़ा के 200 डीमन कर देती है जल्दी से रिकवर होने के लिए।
कुछ डीमन किंग्स मिसिंग हो गए थे, जो खबर शुयांग को सर दर्द दे रही थी। मीनवाइल पब्लिकली मैरिज अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी थी, सो अब दोंगवा दीजिन बाई फुंगचू के पेरेंट्स से मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो शादी के लिए अपने बर्थ प्लेस बिहाई शांगलिंग ओपन कर देगा और वहीं 10 दिनों में एक ग्रैंड मैरिज बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसकी माँ तो ओके थी इस मैरिज के लिए, पर उसके फादर कुछ हिचकिचा रहे थे। और बाद में गॉड जियान से दोंगवा दीजिन को पता लगता है कि उसके फादर पास्ट में उसके बाई फुंगचू को कई बार हर्ट करने की वजह से वो तैयार नहीं हो पा रहे शादी के लिए, और वो चाहते हैं कि दोंगवा दीजिन ये प्रॉमिस दे कि वो बाई फुंगचू को एक पीसफुल और खुशहाल लाइफ देगा। दोंगवा दीजिन भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो बाई फुंगचू के लिए अब वो ये प्रॉमिस कैसे दे सकते हैं। सो वो इसकी जगह ये प्रॉमिस देते हैं कि वो बाई फुंगचू को हर चीज की फ्रीडम देंगे, वो अपनी लाइफ अपने रूल्स और अपनी चॉइस के हिसाब से जी सकेगी। और ये प्रॉमिस भी काफी था बाई फुंगचू के फादर का अप्रूवल लेने के लिए। शादी की न्यूज़ से छिंजो में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, बट ताइची पैलेस में प्रिंसेस जी है और जिहांग अपने टूटे हुए दिल के साथ आंसुओं की लहरें बहा रही थी। शादी से पहले कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दोंगवा दीजिन बाई फुंगचू को अपने बर्थ प्लेस बिहाई चांगलिंग ले आए थे। बाई फुंगचू इस प्लेस की ब्यूटी से फैसिनेट हो चुकी थी। वो यहाँ पे बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स बिताते हैं। वो ये दिन खाते पीते हाइड एंड सीक खेलते म्यूजिक डांस में इन्वॉल्व होके बिता रहे थे, और साथ ही इस प्लेस पर फ्यूचर में बनने वाला उनका घर कैसा होगा, कहाँ पे पूल होगा, कहाँ पे गार्डन, बालकनी, रूम, ये सब पहले से डिस्कस कर लिया था उन्होंने, और वो इन स्वीट मोमेंट्स को बहुत एंजॉय कर रहे थे। अदर साइड शुयांग का शक छुइन को लेके बढ़ता ही जा रहा था। ना ही वो ब्लड टेयर को गार्ड कर रहा था, और साथ ही वो छुप छुप के फॉरबिडन एरिया में जाया करता था जहाँ डीमन क्वीन सील है। छुइन शुयांग के उस पर शक को दूर करने के लिए उसे कहता है कि अगर चाहो तो वो उसके पैलेस को भी चेक कर सकता है। उसी समय चोंगलिंग दोंगवा दीजिन और बाई फुंगचू की शादी का इनविटेशन उन्हें डिलीवर करता है। शुयांग प्राइवेट में चोंगलिंग को दोंगवा दीजिन तक मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है कि उसके डीमन क्लान में कोई डीमन क्वीन का स्पाई छुपा है, इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस ब्लड टीयर को दोंगवा दीजिन को ही सौंप दिया जाए उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। छुइन के थ्रू दोंगवा दीजिन की वेडिंग के न्यूज को डीमन क्वीन तक तो पहुंचना ही था, और शादी का दिन तो बेस्ट दिन है डीमन क्वीन को अपना प्लान अंजाम देने के लिए, क्योंकि दोंगवा दीजिन तो बिजी रहेंगे। अंडरवर्ल्ड में ये चिंटी पहली बार अपनी आंखें खोलता है और वो एक कंफ्यूज स्टेट में था। गॉड गोजू सेंस कर लेते हैं कि टाइम आ गया है बाई फुंगचू को अपनी हाफ कल्टीवेशन ये चिंटी में ट्रांसफर करने का। बाई फुंगचू और दोंगवा दीजिन अपनी बिग वेडिंग डे के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तभी गॉड गोजू दोंगवा दीजिन के प्रेजेंस में ही ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है कि ये चिंटी को कल्टीवेशन ट्रांसफर करने का टाइम आ गया है। दोंगवा दीजिन स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट करते हैं कि अभी वो बहुत यंग है, अगर वो अपनी हाफ कल्टीवेशन दे देगी तो आगे गॉडेस बनने के टेस्ट को कैसे क्लियर कर पाएगी। पर बाई फुंगचू टिकी हुई थी कि उसे ये चिंटी की लाइफ का कर्ज चुकाना ही है। दोंगवा दीजिन उसकी जिद के आगे एग्री कर तो लेते हैं, पर क्लियर था कि वो इसके अभी भी खिलाफ ही हैं। बाई फुंगचू और दोंगवा दीजिन दोनों ही बेसब्री से अपनी वेडिंग डे का इंतजार कर रहे थे। बाई फुंगचू के फादर इस बात से खुश थे कि बाई फुंगचू के कहने पर दोंगवा दीजिन ने वेडिंग डे के एक्स्ट्रा रिचुअल्स और रूल्स हटवा दिए हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो कि बाई फुंगचू को हमेशा ये रिचुअल्स बोरिंग से लगते थे। चाहे वो बाई फुंगचू के मनमौजी होने पर और नोटी हरकतें करने पर गुस्सा करते हो, पर उसके फादर हमेशा चाहते तो बस अपनी बेटी बाई फुंगचू की खुशी ही है, जो बस ऐसे ही छिंचू की तरह ही ताइची पैलेस में भी एक चेयरफुल और फ्री लाइफ स्पेंड करे। वेडिंग डे के एक दिन पहले की रात में जिहांग फादर के डेथ प्लेस व्हाइट माउंटेन पर खुद को हर्ट कर रही थी दोंगवा दीजिन का अटेंशन पाने के लिए। जिहांग बेग करती है कि मुझे प्लीज अपने पास ही हमेशा रहने दीजिए, चाहे एक मेरी मेट की तरह ही। दोंगवा दीजिन पर जब इस बेग का असर नहीं दिखता तो वो फादर को दिए हुए प्रॉमिस को यूज करते हुए धमकाती है। मेरे फादर को दिए हुए प्रॉमिस के बदले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक प्रॉमिस दें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप बाई फुंगचू को डिवोर्स दे देंगे और कभी कोई शादी नहीं करेंगे। दोंगवा दीजिन को जिहांग के डेड फादर पर दया आ रही थी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी उसका ये प्रॉमिस इस तरह यूज करेगी। इधर नेक्स्ट डे बाई फुंगचू हर आहट पर दोंगवा दीजिन के प्रेजेंस को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर टाइम बीतता जा रहा था और दोंगवा दीजिन का कोई पता नहीं था। चोंगलिंग भी दोंगवा दीजिन के अतिपति से अनजान था, पर वो बाई फुंगचू को श्योरिटी देता है कि वो जरूर किसी अर्जेंट मैटर में इन्वॉल्व होंगे, वो जल्द ही आ जाएंगे।
एट लास्ट ये वेडिंग बैंक्वेट दोंगवा तीजन के प्रेजेंस के बिना ही पूरा किया जाता है। पाइफुंगजू भी अपने परेशान पेरेंट्स को यही कह के कंसोल करती है कि कोई ना कोई अर्जेंट मैटर ही होगा, नहीं तो वो वेडिंग बैंक्वेट को मिस नहीं करते। डीमन लोग पे यांची को बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्त पाइफुंगजू की वेडिंग बैंक्वेट को अटेंड नहीं कर पाया, बट प्लानिंग तैयार थी उसकी कि जल्द ही ये ब्लड टीयर का मामला सुलझा के वो पर्सनली वेडिंग सेलिब्रेट करेगा उसके साथ और फिर जिहांग को पूरी जिंदगी कंपनी देगा। उसके फ्यूचर प्लान तो रेडी थे, पर शुयांग के प्लान कुछ अलग थे। वो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद बस यही चाहता था कि सारे डीमन क्लान यूनिटी में आ जाएं और बिना किसी वॉर के एक पीसफुल लाइफ बिताएं। और वो यांची को भी यही सीख देता है कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखा करो, तलवार बाहर निकालने से कहीं बेहतर है तलवार पीछे लेना। दोंगवा तीजन वहां जिहांग को लाके पटक देते हैं कि अब वो इसे ताइची पैलेस में नहीं रख सकते और आज के बाद उनका जिहांग से कोई वास्ता नहीं है। यांची और शुयांग कंफ्यूज थे कि ऐसा भी क्या कर दिया जिहांग ने जिसने दोंगवा तीजन को इतना गुस्सा दिला दिया। जिहांग के उस व्हाइट माउंटेन पर रहने की वजह से उसका कोल्ड टॉक्सिक पॉइजन फिर से उसकी बॉडी पर हावी हो गया था, जिसे लास्ट बार दोंगवा तीजन क्योर करते हुए खुद पे ले लेते हैं। और शुयांग से डीमन क्वीन के सील्ड एरिया में होने वाली डिस्टर्बेंस की बात सुन के वो पर्सनली उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और उससे पहले वो यांची को एक काम सौंप देता है कि वो बिहाई चांगलिंग जाके पाइफुंगजू को एक्सप्लेन करे कि एक अर्जेंट मैटर में वो फंसा हुआ है, जल्दी वापस उसके पास आएगा, वो वहीं उसका वेट करे। बिहाई चांगलिंग में उसके फादर को उनके दोंगवा रीजन के लिए भेजे गए हेल्पर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो वो पाइफुंगजू से शेयर करते हैं कि दोंगवा रीजन का सो कॉल्ड अर्जेंट मैटर डीमन क्लान की जिहांग है, जिसके साथ वो पूरी रात व्हाइट माउंटेन पर ही थे और सुबह उसे गोद में उठाए डीमन क्लान ले गए। ये है उनका वेडिंग बैंक्वेट से भी ज्यादा अर्जेंट मैटर। पाइफुंगजू फिर भी खुद को शांत रखती है कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले दोंगवा रीजन की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती है। जिहांग की सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी, तो शुयांग जिहांग को यांची के हवाले कर देता है कि वो उसे एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पर छुपा दे जब तक चीजें यहाँ डीमन लोक में सेटल नहीं हो जाती। वो जिहांग के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि हम डीमंस को कुछ भी हो गया तो मैं निश्चिंत रहूंगा कि मेरी बहन है जो हमारी जाति को आगे बढ़ाएगी। जिहांग को ये बातें सुन के डर लगने लगा था कि क्या उसका भाई उसे इनडायरेक्टली अलविदा कह रहा है। यांची उसे उस सीक्रेट और सेफ प्लेस पर ले आता है। इधर पाइफुंगजू खुद चोंगलिंग के साथ डीमन क्लान आ गई थी दोंगवा रीजन की सच्चाई पता करने, और शुयांग से उसे यही पता लगता है कि वो डीमन लोक में ही आए थे और वो भी जिहांग के साथ। पाइफुंगजू ये सब सुनने के बाद वहाँ एक सेकंड नहीं रुकती और वापस छिंजू ट्राइब जाने का ही डिसाइड करती है और चोंगलिंग को मैसेज देती है कि वो छिंजू में दोंगवा तीजन की एक्सप्लेनेशन सुनने का वेट करेगी। कुछ ही टाइम में एक एरोगेंट हंसी चोंगलिंग और शुयांग का ध्यान खींच लेती है। ये छुइन नहीं था पर डीमन क्वीन की शैडो थी। अदर साइड छुइन उस ब्लड टीयर की ओर बढ़ता है जिसे दोंगवा तीजन बीच में ही रोक देते हैं, पर जिहांग से अब्सॉर्ब किया हुआ कोल्ड टॉक्सिक पॉइजन उसकी पावर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था। घायल हालत में चोंगलिंग दोंगवा तीजन को शुयांग की मौत की खबर देता है और दोंगवा तीजन समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। शुयांग की एनर्जी भी अब्सॉर्ब करने के बाद अब डीमन क्वीन पहले से पावरफुल हो चुकी थी और ये सब तो एक डिस्ट्रैक्शन था। उसकी ओरिजिनल बॉडी छुइन को यूज करके सबका ध्यान भटका रही थी। एट लास्ट वो सबको कंफ्यूज करके ब्लड टीयर हासिल कर लेती है और सीएस से फाइनली वो बाहर आ चुकी थी। मीनवाइल जिहांग को खुद से नफरत हो रही थी कि वो क्या बन गई है, वो कैसे किसी से इतनी ऑब्सेस्ड हो सकती है और उसके लिए जमीन की धूल की तरह झुक सकती है, और कैसे वो दोंगवा तीजन को अपने फादर को यूज करके धमका सकती है। वो दोंगवा तीजन के लिए वो सब कर चुकी थी जो एक प्राउड सेल्फ रिस्पेक्टेड जिहांग ने कभी नहीं सोचा था करने का। उसे लग रहा था कि उसने ये सब करके अपने डीमन क्लान के अभिमान पर दाग लगा दिया है, लेकिन यांची उसे अपना एग्जाम्पल देकर समझाता है कि वो भी उसके सामने हमेशा झुकता रहता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर भी ट्राई करना बंद नहीं करता, इस होप में कि शायद कभी वो उसका प्यार एक्सेप्ट कर ले। उसे नहीं लगता कि ऐसा करने से उसके मान सम्मान पोजीशन पर कोई कमी आई है। वो क्लैरिफाई करता है कि जिहांग ने ना खुद को डिस्ग्रेस किया है ना डीमन क्लान को। प्यार में लोग सही गलत नहीं समझ पाते हैं। जिहांग महसूस कर पा रही थी कि यांची कितनी केयर करता है उसकी। बचपन से ही एक प्राउड डीमन होने पर भी वो उसकी एक अटेंशन के लिए उसे फॉलो करता आ रहा है। वो इतना अच्छा है कि उसे लगता है कि वो यांची के प्यार को डिजर्व करती ही नहीं है, और अब दोंगवा तीजन के मैटर के बाद तो बिल्कुल नहीं। यांची को पाइफुंगजू के पास दोंगवा तीजन का मैसेज पास करने जाना था, सब वो जाने से पहले उसे एक बात कहता है जिसे वो यहाँ अकेले रह के एक साफ दिमाग से सोचे और फैसला करे।
वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस बर्फीले चेहरे के साथ क्या रिलेशन था और फ्यूचर में क्या होगा, पर मैं तुम्हारी परवाह करना बंद नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई हर्ट करे तो मैं 1 सेकंड में उसे तबाह कर दूंगा तुम्हारे लिए। मैंने पूरी जिंदगी बस तुमसे प्यार किया है, तुम कभी भी पीछे मुड़ के देखोगी मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। जिहांग रिप्लाई करती है, अगर मैं डोंगबा टीचिंग को लेकर ऐसे ही ऑब्सेस्ड रही तब भी। यांची भी स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि 10,000 सालों से तुम्हारा इंतजार करता आ रहा हूँ, तुम्हारा ये छोटा सा ऑब्सेशन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिहांग के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यांची की बातों को सुन के पता नहीं क्यों आज ये बातें उसे अच्छा फील करा रही थी। यांची उसे अभी के लिए अलविदा करता है कि जल्द ही वो वापस आएगा। जिहांग बेचैन हो जाती है कि बाहर उसका क्लान, वो और उसका भाई सेफ रहेंगे ना। यांची उसे कंफर्ट करता है कि वो और उसका भाई शुयांग और क्लान सभी सेफ रहेंगे। ये कहते समय यांची को नहीं पता था कि शुयांग ऑलरेडी इस दुनिया को अलविदा कर चुका है। जिहांग प्रॉमिस मांगती है कि सेफली वापस आ जाओगे ना। यांची हाँ में इशारा करके चला जाता है। जिहांग एक तेज आवाज में चिल्लाती है, मैं वेट करूंगी तुम्हारे वापस आने का।